हेलो नमस्कार। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द लक्ष्मीकांत सीरीज़ और लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था। तो लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज वर्ड टू वर्ड जो सीरीज़ है हम लोग उस सीरीज़ में चल रहे हैं एंड सो फार वी हैव डिस्कस्ड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडर विच वी टॉक्ड अबाउट द कंपनी रूल। तो जो हिस्ट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी की, हाउ इट इवॉल्व इटसेल्फ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हाउ इट इवॉल्व इटसेल्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और कैसे कैसे फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का रोल आता है, कैसे कैसे कंपनी रूल्स एक के बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद चार्टर एक्ट। तो 4 चार्टर एक्ट आते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट lecture. In this particular lecture we are going to continue with the crown rule. So we'll be talking about the crown rule which began in 1858 and अगर हम इसके बैकग्राउंड पे जाएं, क्राउन रूल के बैकग्राउंड पे अगर हम जाते हैं तो what we find is, yes, so the crown rule began after the Sepoy Mutiny that happened in 1857, जिसको कि हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, मेजर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस led to the era of crown rule in India, right? So crown rule began in 1858 and then it continued till the country got independent in 1947. क्राउन रूल के अंदर भी कई सारे एक्ट्स हैं और स्पेशली इफ आई टेल यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे 1858, देन 1861, then 1892, then Indian Councils Act of so the Government of India Act 1858, then a series of Indian Councils Act happened. So in 1861, then in 1892, then in 1909, ठीक है। यहाँ तक जो काउंसिल्स एक्ट हैं उसके भी फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है अगेन देन इन 1919। इसके बाद साइमन कमीशन हैपेंड, देन कम्युनल अवार्ड की चीज़ें हुई। वील बी टॉकिंग अबाउट दिस इन वेरी डिटेल एंड देन दिस इम्पॉर्टेंट एक्ट विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्ट जिसके ऊपर आज भी वी फाइंड दिस एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर टिल डेट इन द करेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके बाद हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मिला एंड देन आफ्टर विच द कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन विद द क्राउन रूल फ्रॉम 1858। चलिए, तो पहला जो क्राउन रूल आता है, that happened, that was enacted in the wake of the revolt of 1857, ठीक है। After the revolt of 1857, which is also known as the first war of independence or the Sepoy Mutiny, इस war of independence के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया and this act is also known as the Act for the Good Government of India, ठीक है। अब रीज़न क्या है, इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? Because it abolished the East India Company. So this act abolished East India Company and transferred the powers of government, territories and revenues to the British Crown. This is a major change. This has been the major change when the crown rule began in India. यहाँ पे इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा एंड थ्रू दिस एक्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स हैं, जो टेरिटोरियल पावर्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं. Let's delve into the features of the Government of India Act of 1858. See, again, features might be a bit factual in nature, लेकिन we have to understand few of the points. अब जैसे ना we will see the difference. आगे अलग अलग एक्ट्स में we'll see कि बाय कैमरलिज्म की बात हुई है, डायरकी की बात हुई है. पीछे कंपनी रूल में हमने देखा था कि सेंट्रलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी. ठीक है. वी हैव सीन दैट इन वन ऑफ द एक्ट विच वॉज we have seen that in Charter Act of 1833 centralization was the final step that has been done in India, in British India. तो चार्टर एक्ट जो 1833 का था, वहाँ पे हमने देखा था कि सेंट्रलाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा था, जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और उनके पास जो है सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स को वेस्ट कर दिया गया था. करेक्ट. दिस इज हाउ वी सॉ दैट द फीचर ऑफ दिस एक्ट, चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट का जो फीचर है, विच टेल्स अस दैट दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया. वी सॉ कि सेंट्रलाइजेशन की बात हमने 1833 में की थी, लेकिन यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में सेंट्रलाइजेशन की बात की गई. फिर हम आगे बाकी एक्ट्स में देखेंगे जो क्राउन रूल के अंदर में कई सारे एक्ट्स पास हुए हैं. इन वन ऑफ द एक्ट्स वील सी कि डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप जो है वो क्लाइमेक्स पे रीच हो गया था. ठीक है, किसी न किसी एक्ट में. तो दिस इज द सिग्निफिकेंट चेंज. There will be points, there will be content which will be completely factual, लेकिन हमें समझना पड़ेगा. We have to understand and we have to learn the differences among these acts. क्या differences हैं क्राउन रूल में, कंपनी रूल में, क्या क्या provisions हैं. ठीक है, किस provision को completely debar कर दिया गया, किसको change किया गया, किसको as it is रखा गया. आज की डेट में, आज के टाइम में, in today's constitution, what are the provisions जो आज भी हैं. We will try and see that. So, talking about the Government of India Act of 1858, it provided that India henceforth was to be governed by in the name of Her Majesty. So it changed the designation of Governor General of India to that of Viceroy. तो गवर्नर जनरल से अब जो टाइटल गई वो गई वाइसरॉय की. देन ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. नाउ दैट द इंडिया इज अंडर द क्राउन रूल इन 1858. सो दिस एक्ट स्पेसिफाइज दैट अब गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन होगा वो चला जाएगा वाइसरॉय के नाम पे, एंड वाइसरॉय विल बी द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. सो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये पहले इंडिया के वाइसरॉय बनाए गए थे. ये इनकी फोटो है. It ended the system of double government by abolishing Board of Control and कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. चार्टर एक्ट में हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो सिस्टम है, जिसको हम डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बोलेंगे, प्रोविजन वाज एडेड थ्रू वन ऑफ द चार्टर एक्ट. बट इन दिस वेरी एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में ये जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम है इसको अबॉलिश कर दिया गया. देन इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट for India, vested with complete authority and control over Indian administration. तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफिस बनाई गई और इनके पास सारा कंट्रोल, सारी अथॉरिटी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की थी वो इन्हें दी गई. So now we see that through this act there's a new office that has been created under the name of Secretary of State, और इन्हीं के अंदर में सारी सिविल एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो अथॉरिटी है that has been vested to him in his office. So the Secretary of the State, he was a member of the British cabinet. Now this is a huge step.
which we get to see, and he was responsible ultimately to the British Parliament. तो ये जो सेक्रेटरी हैं स्टेट के, इंडिया के, मतलब इंडिया एज अ स्टेट, इनके जो सेक्रेटरी हैं, ही इज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है. सो ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, या इंडिया के पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, या इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर नहीं है. ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हैं, एंड अल्टीमेटली ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. नाउ इट established a 15-member council of India to assist the Secretary of State for India. इसी एक्ट में एक 15 मेंबर की काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया ताकि ये सेक्रेटरी को असिस्ट कर सकें. द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी. तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि असिस्ट करेगी सेक्रेटरी को, एंड सेक्रेटरी जो है ही हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल. तो 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई जाएगी, और ये काउंसिल, ये जो 15 मेंबर हैं, दे आर गोइंग टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और इस काउंसिल के चेयरमैन खुद सेक्रेटरी होंगे. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट इज it constituted the Secretary of State and Council as a body corporate which is capable of suing and being sued in India and in England. मतलब ये जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जो स्टेट इन काउंसिल, स्टेट के और काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, इनकी जो बॉडी है, ये जो काउंसिल है, वो ऐसी बनाई गई है कि ही कैन sue or he can be sued in India or in England. Now, this was, however, largely confined to the improvement of administrative machinery by which Indian government was to be supervised and controlled in England. तो basically, ये जो secretary का role है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का, ये जो एक पोस्ट, ये जो एक ऑफिस बनाई गई है, ऑल इन ऑल दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जिसके अकॉर्डिंग इंग्लैंड वाले या ब्रिटिश पार्लियामेंट, अगर हम क्लियरली बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्लियरली इंडियन गवर्नमेंट को सुपरवाइज कर सकती है. तो बेसिकली इट डिड नॉट ऑल्टर इन एनी सब्सटैंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया. तो ऐसा कोई ऑल्टरेशन इन्होंने नहीं किया इंडिया के सिस्टम के ऊपर. बट सुपरविजन की अगर हम बात करें तो सुपरवाइज तो ये सेक्रेटरी ही कर रहे थे, और इनके साथ साथ जो इनकी 15 मेंबर की काउंसिल है, ये मिलके इंडियन गवर्नमेंट को सुपरवाइज कर रहे थे. सो नेक्स्ट इन लाइन इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. तो first war of independence that happened in 1857, we are not going to talk about the history, the background of the revolt, because we have covered this topic in very detail in one of the podcast. So जब रिवोल्ट हुआ, पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इंडियंस का कोऑपरेशन ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए. दिस इज़ वॉट दे फेल्ट, बिकॉज दिस रिवोल्ट वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड सो ह्यूज दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री. तो इसी पॉलिसी को, इस एसोसिएशन को, इस पॉलिसी को परस्यू करने के लिए 3 एक्ट इनैक्ट किए गए. पहला Indian Councils Act of 1861, second is Indian Councils Act of 1892, and third is Indian Council Act of 1909. तो Indian Councils Act of 1861 जो है, that is an important landmark in the constitutional and political history of India. तो ये एक बड़ा landmark act है. We'll see the features of this act in detail. So Indian Councils Act of 1861 made a beginning of the representative institutions
by associating Indians with the law making process. For the very first time in history, we get to see कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को इनकॉर्पोरेट किया गया एज द रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी गेट टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस. It thus provided that the viceroy should nominate some Indians as non-official members. Mark the words, non-official members of his expanded council. तो उनकी 15 मेंबर की काउंसिल थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर में बनाई गई थी. And through this act, Indian Councils Act 1861 provided that there must be few representatives from the Indian community, and that the viceroy should himself should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. So in 1862, Lord Canning, उस समय के जो वाइसरॉय थे, he nominated three Indians to his legislative council. वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, एंड थर्ड इज सर दिनकर राव. तो द देन वाइसरॉय ऑफ दैट टाइम in 1862, the viceroy was Lord Canning, and he nominated 3 members. पहले थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे महाराजा ऑफ पटियाला, एंड थर्ड इज सर दिनकर राव. तो ये 3 इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट हुए थे इंडियन काउंसिल्स एक्ट के थ्रू इनटू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सो दैट दे कैन बी कोऑपरेटेड, इनके व्यूज को कोऑपरेट किया जाए लॉ मेकिंग प्रोसेस में. Another point is it initiated the process of decentralization. How? By restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies. We saw in one of the charter acts that the presidency of Bombay and Madras, इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था किसका? बंगाल प्रेसिडेंसी का, राइट. एंड दैट्स हाउ वी सॉ दैट सेंट्रलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो शुरू हो गया था. Now in Indian Councils Act of 1861, we find that decentralization का जो process है that began, और जो legislative powers हैं बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, वो उनको वापस कर दी गई थी. So it thus reversed the centralizing tendency that started from Regulating Act of 1773, and it reached its climax under Charter Act of 1833. सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट बिगैन इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, एंड रेगुलेशन का जो क्लाइमैक्स है दैट रीच्ड इन the Charter Act of 1833. But through this act, Indian Councils Act of 1861, we are seeing that decentralization का जो process है that began, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनका लॉ मेकिंग पावर, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो वापस कर दी गई थी. So the policy of legislative devolution resulted in grant of almost complete eternal autonomy to the provinces in 1937. Fair enough. अगर हम legislative powers इन presidencies को, बॉम्बे और मद्रास की presidencies को दे देते हैं, तो it's evident enough और it's justified enough कि almost इंटरनल ऑटोनॉमी पूरी की पूरी उनको खुद की उनकी वापस दे दी गई. ठीक है. तो 1937 तक इनकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो इनको वापस मिल गई थी, विच बिगैन इन 1861 थ्रू इंडियन काउंसिल्स एक्ट. देन it provided for establishment of new legislative councils for Bengal, northwestern provinces and Punjab, which were established in 1862, 1886 and 1897. तो 1862 में बंगाल की प्रोविंस बनाई गई, 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस को बनाया गया, वहाँ की काउंसिल बनाई गई, एंड 1897 में पंजाब की काउंसिल बनाई गई.
It empowered the viceroy to make rules and orders for more convenient transaction of business into the council. तो viceroy की power यहाँ पे increase होती दिख रही है हमें Indian Councils Act में, through which we can see that इनको power दी गई कि ये order और rules बनाए for more convenient transaction of business in the council. It also gave a recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859. तो there was a portfolio system. अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि portfolio system है क्या. Now portfolio system के अंदर ये प्रोसेस था कि वाइसरॉय की काउंसिल से जो एक मेंबर है, जो 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी एंड ऑल्सो 3 नॉमिनेटेड इंडियन मेंबर्स थे. सो अंडर अ मेंबर ऑफ वाइसरॉयज काउंसिल वॉज मेड इन चार्ज ऑफ 1 or more डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉज ऑथोराइज्ड to issue final orders on behalf of the council on matters of his department, meaning that एक मेंबर को, इनकी काउंसिल के किसी एक मेंबर को इंचार्ज बनाया जाए एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट्स का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, एंड वाज ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज इट एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वाइसरॉय को इतना पावरफुल बना दिया गया कि बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉन्करेंस के he can very well and very easily issue ordinances during emergency. The life of such an ordinance was 6 months. अगर हमने प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ा है पहले और प्रेसिडेंट्स की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को पढ़ी है, विच इज आर्टिकल 1, 2, 3, ये थोड़ा सा पॉइंट सिमिलर लग रहा है. ठीक है, अभी उसको थोड़ा डिटेल में वहां पे उस टॉपिक में करेंगे. देन नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892. लेट्स हैव अ लुक ऑन टू द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट. It increased the number of additional non-official members in the central and provincial legislative councils, but it maintained official majority in them. तो basically non-official members जो हैं उनका नंबर बढ़ा दिया गया था. कहाँ पे? एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती थी वहाँ पे, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो मेंटेन की गई थी. देन इट इंक्रीज्ड द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 ने लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर को और बढ़ा दिया. कैसे? दे वर नाउ अलाउड टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेस द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव. थर्ड पॉइंट इज इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ, पहला जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इनको कौन नॉमिनेट कर सकता है? इन्हें वाइसरॉय नॉमिनेट कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड द बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स. तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो नॉमिनेशन है दैट कैन बी वेरी वेल डन बाय द वाइसरॉय. और किसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे ये? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पे ही कैन नॉमिनेट, एंड ऑल्सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल चेंबर ऑफ commerce. Then second, who can be nominated? तो provincial legislative councils के जो member हैं वो nominate हो सकते हैं governors के through on the recommendation of district boards, municipalities, universities, trade associations, zamindars and chambers. Very important point.
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को खुद वाइसरॉय रिकमेंडेशन पे नॉमिनेट करेंगे और रिकमेंडेशन आएगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से एंड बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स से। लेकिन जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने की बात आती है तो वहाँ पे गवर्नर रोल प्ले करते हैं और गवर्नर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चेंबर्स, इनके रिकमेंडेशन पे नॉमिनेट करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट में, द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट। तो वी हैव सीन दैट वाइसरॉय को एम्पावर किया गया था कि वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करेंगे अपनी काउंसिल में। तो इस एक्ट के थ्रू वी गेट टू सी दैट दिस एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शन। नॉमिनेशन हो रहा है बट इलेक्शन को अभी भी लिमिटेड और इनडायरेक्ट रखा गया है in filling up of some of the non-official seats. Then both in central and legislative councils, ऐसा नहीं कि सिर्फ provincial legislative councils की बात हो रही है, central legislative councils में भी limited रखा गया है इस provision को, और आपके provincial legislative councils में भी election के process को अभी भी limited और indirect रखा गया है। So was the word election used in this act? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इलेक्शन का जो वर्ड है, इलेक्शन एज अ वर्ड बीन यूज्ड इनटू दिस एक्ट? सो नो, इलेक्शन जो है वो एक्ट के अंदर में यूज नहीं हुआ है। इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टन बॉडीज। तो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच नॉमिनेशन इज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टन बॉडीज। इसको हम लोग, मतलब ये लोग इलेक्शन कंसिडर कर लेते थे। इलेक्शन एज अ वर्ड हाउएवर वाज नॉट इंक्लूडेड इनटू द एक्ट। नाउ नेक्स्ट इन द लाइन इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले मिंटो उस समय के सेक्रेटरी थे for the state of India, and Lord Minto was the then Viceroy of India. So the features of this act are as follows. पहला, it considerably increased the size of legislative councils. अब इस act में जो features हैं, those features are very important. काफ़ी significant changes किए गए थे through this act. पहला है, जैसे इट कंसिडरेबली इंक्रीज्ड द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो दोनों में, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी, साइज को वो इंक्रीज किया गया। नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60, सिग्निफिकेंट इंक्रीज। देन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं था। अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग नंबर्स के नॉमिनेशंस जो हैं वो होते थे। सेकेंड पॉइंट, इट रीटेन्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। पिछले काउंसिल एक्ट में हमने देखा था कि मेजॉरिटी जो है, ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है, वो दोनों जगहों पे, आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, काउंसिल में भी, एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है वो मेंटेन की जाएगी। लेकिन यहाँ पे 1909 के एक्ट में हम ये देखेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेजॉरिटी को ऑफिशियल मेंटेन या रिटेन किया जाएगा, लेकिन provincial legislative council can have non-official majority. Again, a very significant point. Then it enlarged the deliberative functions of the legislative councils at both level. कैसे deliberative functions होंगे? जैसे members were allowed to ask supplementary questions, मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट एंड सो ऑन। तो पिछले चार्टर एक्ट में हमने देखा था कि बजट पे डिस्कशंस को अलाउड कर दिया गया था मेंबर्स के लिए, एंड थ्रू दिस पिछले
पिछले काउंसिल एक्ट में वी सॉ दैट द मेंबर्स वेर अलाउड टू डू द डिस्कशंस ऑन टू द टॉपिक ऑफ बजट, और इस 1909 के काउंसिल एक्ट में वी फाइंड दैट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को पूछ सकते थे ये, एंड ऑल्सो दे कैन नाउ मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट एंड सो ऑन. सो इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स. तो पहली बार इंडियंस का एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के साथ, ठीक है, जो कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हो गई, एंड गवर्नर्स के साथ फर्स्ट टाइम एसोसिएशंस अलाउ किया गया. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join Viceroy's executive council and he was appointed as the law member. Right? बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से है ये एक्ट, और इसका हर पॉइंट, इफ see what we are seeing here is we are seeing a differentiated version of every act into a new act. So we have to basically remember every point, और differentiating points तो और ज़्यादा याद कर लेना चाहिए क्योंकि सवाल वहीं से बनते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया मुस्लिम्स के लिए बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. तो पहली बार यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया. Under this, Muslim members were to be elected only by Muslim voters. तो separate electorate का मतलब ही यही हुआ कि जो मुस्लिम members होंगे they are to be elected only by Muslim voters. So the act legalized communalism and Lord Minto came to be known as father of communal electorate. पहली बार ऐसा हुआ है कि कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ थ्रू दिस एक्ट, थ्रू द एक्ट ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और थ्रू द एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. हेंस लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट, और इस एक्ट को लीगलाइज कम्युनलिज्म भी कहा जाता है. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशंस, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स. तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस इनका भी इस एक्ट ने प्रोवाइड कर दिया. नाउ व्हाट हैपेंड ऑन 20th August of 1917, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कि उनका ऑब्जेक्टिव वॉज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन India. This is the first time. We are not going to talk about the historical perspective of this act, but जितना हमें जानना चाहिए वो यही है कि 20 अगस्त 1917 में अंग्रेज़ों ने पहली बार ये डिक्लेयर किया कि उनका जो मकसद था अभी तक इंडिया में रहने का वो ये था कि वो ग्रेजुअली जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करें इंडिया में. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट of 1919 was thus enacted, which came into force in 1921, and this act is also known as Montagu-Chelmsford reforms. क्यों? क्योंकि again Montagu was secretary of the state for India and Lord Chelmsford was the viceroy of India इस समय पे. अब इसके फीचर्स देख लीजिए. अब इसके फीचर्स देखते हैं. पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज. पहला सेंट्रल सब्जेक्ट और दूसरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट. बेसिकली एक शेड्यूल आया, ठीक है, जिसके अंदर लिस्ट्स प्रोवाइड की गई, कॉन्करेंट, यूनियन और स्टेट लिस्ट. तो ये वही वाली बात है जो आज के टाइम में यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है. इस समय पे यहाँ पे 2 लिस्ट थी, पहला जो कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स पे थी और दूसरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे थी. तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, दिस वाज डन बाय द डिवोल्यूशन रूल्स फ्रेम्ड अंडर द एक्ट, and these rules facilitated the delegation of authority from center to the provinces. तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से कहीं से भी provinces को कम या center को ज़्यादा दे दिया या मनगढ़ंत क्लासिफिकेशन किया गया. ये जो क्लासिफिकेशन था ये डिवोल्यूशन रूल्स पे बेस्ड था, और डिवोल्यूशन रूल्स जो है वो इस एक्ट के अंदर में फ्रेम किया गया था. In this way the act relaxed the central control over the
प्रोविंसेस। तो अब प्रोविंसेस को भी अपना कुछ कंट्रोल, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई और थोड़ा सा सेंटर को रिलैक्स किया गया। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वेर ऑथोराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इनके जो भी लिस्ट हैं सेंटर और स्टेट के या प्रोविंसेस के, दे वर अलाउड, दे वर ऑथोराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। However, the structure of government continued to be centralized and unitary till now even, भले ही लिस्ट सेपरेट कर दी गई हो, लेजिस्लेटिव मेकिंग, लॉ मेकिंग पावर की जो लिस्ट है सेंटर और स्टेट के सब्जेक्ट पे, उसको भले ही डिफ्रेंशिएट कर दिया गया हो, लेकिन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अभी भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी था। इट फर्दर डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स। वी सी कि पहला जो है वो सेंट्रल लिस्ट है और दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट है। फिर प्रोविंशियल लिस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ठीक है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर में पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ये वाले सब्जेक्ट्स आ रहे थे ट्रांसफर्ड उसके अंदर। और रिजर्व सब्जेक्ट में पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन्स, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस एक्सेट्रा, तो ये आ रहे थे आपके रिजर्व लिस्ट के अंदर। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो गवर्नर एडमिनिस्टर करते with the aid of ministers responsible to the legislative councils, and reserve subject जो है वो भी गवर्नर एडमिनिस्टर करते और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो एडमिनिस्टर करती, बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को भी गवर्नर असिस्ट कर रहे हैं, गवर्नर जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं। रिजर्व्ड सब्जेक्ट को भी गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को जब गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहाँ पे उनको मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल से एड मिल रहा है। रिजर्व लिस्ट में जब गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एड मिल रहा है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल का एड उन्हें नहीं मिल रहा है। And this is what began, this is how dual scheme of governance began। तो dual scheme of governance कैसे शुरू हुआ या क्या है? तो डायरकी का जो सिस्टम है, dual scheme of governance का जो सिस्टम है, that is known as डायरकी। इस वर्ड को ग्रीक टर्म से लिया गया है, डिराइव किया गया है, विच मीन्स डबल रूल, बट दिस एक्सपेरिमेंट वॉज लार्जली अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसके थ्रू जो सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट या डायरकी का रूल आया, क्या उसके थ्रू डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट और सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट को अलग करके, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करके डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, क्या वो सक्सेसफुल था? तो नहीं, दैट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल। अनदर पॉइंट इज, पहली बार बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोविजन है वो देश में इंट्रोड्यूस किया गया। Thus, Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature, जो कि आज के डेट में भी है, consisting of an upper house and a lower house, which is Legislative Assembly. Majority members of both the houses were chosen by direct election. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, लेकिन पहली बार जैसे डायरकी की बात हुई, पहली बार बायकैमरलिज्म की बात हुई, तो दैट्स done under the Government of India Act of 1919. Next point is, it required that 3 of the 6 members of Viceroy's Council other than the Commander-in-Chief were to be Indian. ठीक है, वाइसरॉय की जो काउंसिल बनाई जा रही थी उसमें 6 मेंबर्स थे, एंड नाउ इट रिक्वायर्ड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 दैट now this act required that 3 out of 6 members are to be Indian other than the commander-in-chief. It extended the principle of communal representation by providing separate electorates for 6 Indian Christians, Anglo-Indians and
यूरोपियंस। तो पहली बार जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल है वो एक्सटेंड हुआ बाय सेपरेटिंग electorates for 6 Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. It granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax or other qualification. तो जो communal representation की जो franchise है, that is granted to a limited number of people based on property tax या बाकी किसी अलग qualification पे. It created a new office of द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। तो हाई कमिश्नर जो इंडिया के थे उनकी ऑफिस बनाई गई लंदन में एंड ट्रांसफर टू हिम सम फंक्शंस hitherto performed by the Secretary of the State for India. Then it provided for establishment of a Public Service Commission. First time, very important point, Public Service Commission का जो establishment है वो Government of India Act 1919 से हुआ। तो एक सेंट्रल CPSC सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया 1926 में फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम सेंट्रल बजट एंड ऑथोराइज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू एनैक्ट देयर बजट्स। तो पहली बार सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट के बीच में सेपरेशन हुआ और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को ऑथराइज किया गया कि वो अपने बजट्स को खुद इनैक्ट करें। देन इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। तो स्टैट्यूटरी कमीशन भी पहली बार इसी एक्ट के थ्रू आई। Then a very important point under this act is it proposed establishment of a chamber of princes जिसको कि नरेंद्र मंडल भी कहा जाता था। The chamber was inaugurated in 1921. इसके अंदर 120 members थे which is princes of 108 states and 12 representatives of other states. तो इट वॉज हेडेड बाय वाइसरॉय जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको हेड किया एंड इट फैसिलिटेटेड द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो बेसिकली इस चैम्बर को बनाने का पर्पस ये था कि फैसिलिटेशन हो जाए कंसल्टेशन के प्रोसेस में, डिस्कशन के प्रोसेस में, जो कॉमन इंटरेस्ट वाले मैटर्स हैं उस पर एक कॉमन कंसल्टेशन डिस्कशन किया जा सके। इसकी वजह से 120 मेंबर्स की ये जो है मंडल, नरेंद्र मंडल चेंबर जो है वो बनाई गई। नाउ नेक्स्ट इन लाइन, अब 1919 के बाद नवंबर 1927 में 2 साल अपने शेड्यूल से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमीशन को इस्टेब्लिश करने का, अपॉइंट करने का अनाउंसमेंट किया under the chairmanship of Sir John Simon to report on to the condition of India under its new constitution. तो नए कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान के अंदर में 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अपॉइंट करने का अनाउंसमेंट किया, ठीक है, जिसके चेयरमैन होंगे सर जॉन साइमन। All the members of commission were British. Important point. And hence all the parties boycotted the commission. इसीलिए बाकी सारी parties ने इस commission को boycott कर दिया। The commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of diarchy. डबल सिस्टम का रोल जो था, डबल टूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो थी, उसका अबॉलिशमेंट, उसका अबॉलिशन जो है वो रिकमेंड की इस कमीशन ने। देन इट रिकमेंडेड एक्सटेंशन ऑफ द responsible government in the provinces, establishment of a federation of British India and princely states, continuation of communal electorate and so on. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको कि इस कमीशन ने रिकमेंड किया। Then to consider the proposals of the commission, British government convened 3 round table, तो round table conferences हुई थी
of the representatives of the British government, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो क्यों हुई? ताकि इस कमीशन के रिकमेंडेशन के प्रपोजल्स को कंसिडर किया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस अ वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स was prepared and submitted for consideration of Joint Select Committee of the British Parliament. Recommendation of this committee were incorporated with certain changes in next Government of India Act of 1935. तो साइमन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे वो थे कि आप डायरकी को अबॉलिश करिए, आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एक्सटेंड करिए प्रोविंसेस के अंदर में, फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया जाए। फेडरेशन किसका? ब्रिटिश इंडिया का, प्रिंसली स्टेट्स का, और कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखा जाए। तो ये साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी। इन रिकमेंडेशंस को, इन प्रपोजल्स को कंसिडर करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं इन अलग अलग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। और इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की डिस्कशंस के बाद एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को प्रिपेयर किया जाता है, इसको सबमिट किया जाता है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को, ब्रिटिश पार्लियामेंट की। और इन सभी डिस्कशंस का जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, जो एक सॉलिड फ्रेमवर्क जो डिराइव होता है, वो डिराइव होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसके बाद बात आती है कम्युनल अवार्ड की। लेट्स हैव अ लुक। ये बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट है, बट ठीक है, थोड़ा सा हमें रिवाइज करना पड़ेगा ताकि हम इन एक्ट्स को आगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें अगर कोई पॉइंट है जो इस पॉइंट से रिलेट हो रहा है तो वी हैव टू सी। तो इन अगस्त 1932 रामसे मैकडोनाल्ड, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अनाउंस अ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज which came to be known as communal award। तो पहली बार माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन का जो स्कीम है वो मैगसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया। अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सिख्स, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans, but now it extended to the depressed class, the scheduled castes। ठीक है, important point। Gandhi ji was distressed over this extension of the principle of communal representation to the depressed classes and undertook a fast unto death in Yerawada jail, which is in Pune, to get the award modified. At last, there was an agreement between the Congress and B.R. Ambedkar, the leader of the depressed classes। तो एक अग्रीमेंट बनी। अब इसी अग्रीमेंट को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दैट रिटेन्ड हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व्ड सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, पूना पैक्ट हिस्ट्री वाला पार्ट है, वी आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट दैट। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पूना पैक्ट एंड मॉडिफाइड द कम्युनल अवार्ड इन रिस्पेक्ट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस या शेड्यूल्ड कास्ट। दिस मीन्स दैट the provisions of separate electorate for depressed classes were dropped from the scheme of representation contained in the communal award, and subsequently in provisions को incorporate किया गया पूना पैक्ट में in the next Government of India Act 1935, right? तो all in all हो क्या रहा है? सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, उसको ड्रॉप कर दिया गया from the scheme of representation that contained in the communal award, and इसी provision को हम Government of India Act 1935 में देखेंगे। In other words, composition of central and provincial legislatures under 1935 Act was based on this modified communal award। This is the reason we are reading, थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे जा रहे हैं इसीलिए, बिकॉज 1935 के एक्ट के जो मॉडिफिकेशंस हैं, ये जो पॉइंट हैं, वो कम्युनल एक्ट के प्रोविजंस के मॉडिफिकेशंस हैं। नाउ this is one of the last act before independence, one of the most important act, and the act marked a second milestone towards a completely responsible government in India. It was a lengthy, detailed document having 321 sections and 10 schedules। Features देखते हैं। Features are as follows: provided for establishment of an all India federation consisting of province and princely states as units,
Act divided powers between center and units in terms of 3 list. अब यहाँ पे 3 लिस्ट की बात आती है. फेडरल लिस्ट जिसमें कि सेंटर के लिए है 59 आइटम्स के साथ. प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के लिए है 54 आइटम्स के साथ. एंड कॉन्करेंट लिस्ट विच इज फॉर बोथ 36 आइटम्स के साथ. रेसिडुअरी पावर्स वेर गिवन टू द वाइसरॉय विच इज द गवर्नर जनरल. ठीक है, बट फेडरेशन नेवर केम इन टू बींग एज प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन. तो अल्टीमेटली इट वॉज अनसक्सेसफुल क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया. देन इट अबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस. डायरकी का सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया प्रोविंसेस में और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी की जगह पे. नाउ द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर्स. तो एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह ये बिहेव करने के लिए इनको ऑथराइजेशन मिल गई थी. ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनोमसली जो है वो चला सकते हैं. मोरओवर एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस विच इज द गवर्नर वॉज required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature, and this came into effect in 1937 but it was discontinued in 1939. तो क्या है ये पॉइंट बेसिकली कह रहा है कि इस एक्ट ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया प्रोविंसेस में, विच मीन्स कि गवर्नर को जो है मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्ट करना था एंड रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पे गवर्नर को एक्ट करना था. अल्टीमेटली दिस वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड फॉर अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर. अब सेंटर में डायरकी को अडॉप्ट करने की बात इस पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया. तो नाउ द system of diarchy is being introduced at the center. Consequently, federal subjects were divided into reserve list and transferred subjects. However, this provision of act did not came into operation at all, right? It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Thus, the legislatures of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces were made bicameral, consisting of a legislative council which is upper caste and a legislative assembly which is lower house. But काफी सारे restrictions इनके ऊपर लगाए गए थे. Next point is it reserved a certain number of general seats for the depressed classes. It also extended special representation to women and labor. एक question 2021 में या 22 में पूछा गया था कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो विमेन को है, विमेन वर्कर्स लेबरर्स को जो मिला है वो किस एक्ट के थ्रू मिला है. इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इट अबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया established by Government of India Act of 1858, which we saw. Secretary of State was provided with team of advisors. तो Council of India को abolish किया गया और Secretary of the State जो इंडिया के हैं उनको team of advisors के साथ मतलब provide किया गया. It extended franchise. About 14% of total population got the voting right. 14% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट फ्रेंचाइज जो है वो एक्सटेंड की गई. इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री. हमने इकोनॉमी में पढ़ा है कि आरबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से की गई है. देन इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ not only a federal public service commission but also provincial, मतलब भाई स्टेट पीसीएस और यूपीपीसीएस वाली जो बात है, यूपीएससी वाली जो बात है वो वही है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more provinces. तो फेडरल, provincial and joint. Then it provided for establishment of a federal court which was set up in 1937. It separated Burma from India, which is now in Myanmar. It created 2 new provinces for Orissa and Sindh. 2 new provinces of Orissa and Sindh. It provided for safeguards to protect interest of minorities. So you see these points, there are
13 पॉइंट्स इन दिस एक्ट, और ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं. दीज पॉइंट्स हैव फॉर्म्ड द बेस ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन टुडेज कंट्री इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जो गवर्नेंस का फाउंडेशन है, वो कहाँ से मिला हमें? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिला. राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट. सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं और सभी को हमें याद रखना है. Now, the last act before the country got independent and the last act of crown rule is the Indian Independence Act of 1947. तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय के क्लीमेंट एटली थे. इन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948, after which the power would be transferred to responsible Indian hands. Now, this announcement was followed by agitation by Muslim League demanding for partition of the country. तो इस अनाउंसमेंट के बाद मुस्लिम लीग की एक एजिटेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई. दे वर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट कंट्री. पार्टीशन की डिमांड वो कर रहे थे. So again, on June 3rd, 1947, British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India, जिसको कि 1946 में फॉर्म किया गया था, cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it. तो सारे provinces को, सारे units को ये कहा गया कि if you are unwilling to accept the constitution, जिसको कि Constituent Assembly ने 1946 में फ्रेम किया है, अगर आप अनविलिंग हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को ज्वाइन करने के लिए, देन यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कंट्री. आपके ऊपर संविधान लागू नहीं होगा. ऑन द सेम डे, विच इज ऑन June 3rd, 1947, लॉर्ड माउंटबैटन, जो कि उस समय के वाइसरॉय थे, पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान नोन एज द माउंटबैटन plan, and the plan was accepted by the Congress and Muslim League, जिसके बाद immediate effect जो है उस plan को दिया गया by enacting the Indian Independence Act of 1947. अब इसके points देख लेते हैं. पहला point, it ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from 15th August 1947. It provided for the partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from British Commonwealth. Then it abolished the office of Viceroy. देखो, it abolished the office of Viceroy and provided for each dominion a Governor General who was to be appointed by British King on the advice of the Dominion Cabinet. His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India and Pakistan. तो वाइसरॉय की ऑफिस को अबॉलिश किया गया. हर डोमिनियन में जो एक गवर्नर जनरल हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, इनको प्रोवाइड किया गया. एंड हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं रह जाएगी. देन इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ टू डोमिनियंस to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of British Parliament, including Independence Act itself. And then it empowered the constituent assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories till new constitutions were drafted and enforced. No act of British Parliament passed after 15th August 1947 was to extend to either of the dominion. मतलब अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी एक्ट पास करती है 15 अगस्त 1947 के बाद, तो वो लागू किसी भी डोमिनियन पे नहीं होगा unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion. अगर डोमिनियन ने ही ऐसा कोई लॉ दिया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी मैटर से रिलेटेड कोई लॉ पास करती है, तो वी आर गोइंग टू फॉलो दैट लॉ, राइट. इट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस टू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ. तो सेक्रेटरी की भी जो ऑफिस है वो
अबॉलिश कर दी गई. इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम 15th August. तो ब्रिटिश पैरामाउंसी का जो लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी है उसको प्रोक्लेम किया गया प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर में, इंडिया प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर में, एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम 15th August 1947. इट ग्रांटेड फ्रीडम. अब इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दे दी गई, या तो वो इंडिया के डोमिनियन को ज्वाइन करें या वो पाकिस्तान के डोमिनियन को ज्वाइन करें, या वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. इट प्रोवाइडेड फॉर गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड. तो हर डोमिनियन, हर प्रोविंस का जो गवर्नेंस होगा वो कौन गवर्न करेगा, कहाँ से वो रूल आउट होंगी चीज़ें, तो दैट वाज टू बी डिसाइडेड बाय इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. कब तक? जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता. डोमिनियंस वेर हाउएवर ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशंस इन द एक्ट. ऐसा नहीं है कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज इट इज़ वर्बैटिम फॉलो करना है, मॉडिफिकेशंस करने का राइट इनको दिया गया था. Then it deprived British monarch of his right to veto bills or ask for reservation in certain bills for his approval, but this right was reserved for Governor General. Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. ठीक है, ये not a very significant point, but ये याद रखने वाली बात है कि British monarch के पास जो बिल को वीटो करने की पावर्स थी या रिजर्वेशन लेने की पावर थी कुछ सर्टेन बिल्स में, उससे उनको उस पावर से डिप्राइव कर दिया गया और इस राइट को रिजर्व कर दिया गया गवर्नर जनरल के पावर में. देन इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स, दे वेर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ respective council of ministers in all matters. It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. Last point is, it discontinued the appointment to the civil services and reservations of posts by the Secretary of State for India. The members of civil services appointed before 15th of August would continue to enjoy all benefits that they were entitled till that time. तो सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट की अपॉइंटमेंट हो रही थी और जो रिजर्वेशन की पोस्ट का जो रिजर्वेशन हो रहा था सेक्रेटरी के द्वारा, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया. और लेकिन जो 15 अगस्त के पहले जो लोग सिविल सर्वेंट थे, दे आर टू बी इनटू दैट पोस्ट अगेन, वो कंटिन्यू करेंगे अपनी पोस्ट को और सारे बेनिफिट्स को वो एंजॉय कर सकते हैं. देन एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 15th August 1947, British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of the new Dominion of India. He swore in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of Independent India. Constituent Assembly जो है वो फॉर्म हुई थी 1946 में and it became the Parliament of the Indian Dominion. Right? इसके बाद हमें इंडिया को आज़ादी मिली और ये सारे चेंजेस किए गए. लेट्स हैव अ लुक ऑन टू द इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 1946 में बनी थी. मेंबर्स कौन कौन से थे और कौन कौन से पोर्टफोलियोज इनको मिले थे. तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस. सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज हैविंग द पोर्टफोलियो ऑफ होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो पोर्टफोलियो था वो था फूड एंड एग्रीकल्चर का. डॉक्टर जॉन मठई के पास पोर्टफोलियो था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का. जगजीवन राम के पास लेबर का था. सरदार बलदेव सिंह के पास डिफेंस का था. CH भाभा के पास वर्क, माइंस एंड पावर का था. लियाकत अली खान के पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो था.
अब्दुल रब निश्तार के पास पोस्ट्स एंड एयर का था। असफ अली के पास रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट का पोर्टफोलियो था। सी राजगोपालाचारी के पास एजुकेशन एंड आर्ट्स का पोर्टफोलियो था। देन चंद्रीगढ़ के पास कॉमर्स का था। गजनफर अली खान के पास हेल्थ था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास लॉ था। सो एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वेर मेंबर्स ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड वाइसरॉय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ काउंसिल, बट जवाहरलाल नेहरू को जो है वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था काउंसिल का। Now let's have a look onto the first cabinet of independent India. कौन कौन मेंबर थे, इनके पास क्या क्या पोर्टफोलियोज थे। ऑलमोस्ट सारा सेम है, जैसे नेहरू जी का सेम है। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर नाउ, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स आ गया था। राजेंद्र प्रसाद के पास फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पास एजुकेशन का पोर्टफोलियो था। डॉक्टर जॉन मठई के पास रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। आर के शनमुगम शेट्टी के पास फाइनेंस आ गया था। अब डॉक्टर अंबेडकर के पास लॉ आ गया था। जगजीवन राम के पास लेबर। बलदेव सिंह के पास डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर के पास हेल्थ का पोर्टफोलियो आया था। फर्स्ट लेडी टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कैबिनेट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। CH बाबा के पास कॉमर्स। रफ़ी अहमद किडवाल के पास कम्युनिकेशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का पोर्टफोलियो था। VN गाडगिल के पास वर्क, माइंस एंड पावर का पोर्टफोलियो था। सो दिस वॉज अबाउट द पोर्टफोलियोज दैट हैज़ बीन हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनकी भी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट की भी लिस्ट इंपॉर्टेंट है when we are talking about the historical background. So this was all about the crown rule, जो कि Government of India Act, Simon Commission, Communal Award, then Councils Act के साथ शुरू हुआ था। Government of India Act of 1858 से basically crown rule शुरू हुआ था और इसकी सारी अपनी history है, right? So through this we are done with the historical background. So this was it about this video, and I shall see you in the next video. Thank you.